नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज अस्थि कलश छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में विसर्जित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के बाद गरियाबंद जिले के राजिम त्रिवेणी संगम पर ये होगा। रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, धमतरी और गरियाबंद जिले के भाजपा कार्यकर्ता अस्थि कलश को लेकर दोपहर तकरीबन 3:30 बजे राजिम त्रिवेणी संगम घाट पहुंचेंगे। फिर एक साथ मिलकर अस्थियों को त्रिवेणी संगम में विसर्जित करेंगे। कार्यक्रम में भाजपा के कई बड़े नेता, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। डॉक्टर रमन सिंह लगभग 4 बजे यहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम लगभग 5 बजे तक चलेगा। इस दौरान 5000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। अस्थि कलश विसर्जन का प्रमुख कार्यक्रम जो है वो राजिम में त्रिवेणी संगम में है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष धर्म कौशिक जी और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहेंगे। अटल जी का छत्तीसगढ़ से जन जन से जुड़ाव रहा है। पूरे देश के, वैसे तो राष्ट्रीय नेता हैं, लोगों के मन में बसे हैं, पर छत्तीसगढ़ के वो निर्माता हैं। अगर छत्तीसगढ़ आज जिस स्वरूप में है तो वो अटल जी के कारण है, और इसलिए ऐसे अटल जी को पूरा छत्तीसगढ़ नम आँखों। अभी मैं मौजूद हूँ राजिम त्रिवेणी संगम घाट पर। यहीं पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित होनी हैं। आज शाम 4 बजे लगभग ये कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है। कई बड़े नेता भाजपा के और मंत्री, यहाँ तक खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर के तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही हैं। आइए मैं दिखाता हूँ तैयारियों को। ये देखिए, आप मेरे सामने देखिए, यहाँ पर ये पंडाल बना हुआ है, बड़ा पंडाल लगाया गया है। यहाँ पर अस्थियाँ रखी जाएंगी और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। और इसके बाद आप देखिए, ये लोगों को बैठने के लिए एक बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5000 से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और भीड़ को देखते हुए कई LED वगैरह भी लगाए गए हैं, ताकि जो व्यक्ति नज़दीक नहीं आ सकते हैं घाट के, वो दूर से बैठ करके इसका पुष्पांजलि अर्पित कर सकें। और ये देखिए, ये सामने में महानदी त्रिवेणी संगम है। इसी त्रिवेणी संगम में अस्थियां विसर्जित होनी हैं। 3 नदियों का यहाँ पर संगम है और बड़ा पवित्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज इसको कहा जाता है। अब तक कई बड़े नेताओं की अस्थियां यहाँ पर विसर्जित हो चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चरण सिंह जी हो, चौधरी देवीलाल जी हो, और भी कई बड़े नेता हैं जिनकी अस्थियां विसर्जन यहाँ पर हो चुकी हैं। आज यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित होगी। ये वो मंच है, इस मंच पर वो अस्थियां रखी जाएंगी और यहीं से फिर पूरे विधि विधान से पंडित जो हैं इन अस्थियों का विसर्जन करेंगे। लगभग 4 बजे का ये कार्यक्रम है। 4 बजे यहाँ पर जो है ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल होंगे। और इसको देख करके पुलिस प्रशासन द्वारा भी बड़ी व्यवस्था की गई है। और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश देर रात रायपुर से दुर्ग लाई गई। कलश को बीजेपी ऑफिस में रखा गया। आज पूरे शहर में कलश यात्रा निकाली जाएगी और एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया जाएगा। इसके बाद पूरे विधि विधान से अस्थियों को शिवनाथ नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। बीजेपी देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकाल रही है। जगह जगह सर्वदलीय सभा का आयोजन भी हो रहा है। लेकिन क्या बीजेपी वाकई इन कार्यक्रमों के लिए गंभीर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो कुछ भी रायपुर में अटल जी की शोक सभा के कार्यक्रम के दौरान हुआ, वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता अटल जी की शोक सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन सभा के दौरान अजीब वाकया देखने को मिला। जब अस्थि कलश की पूजा हो रही थी, उस वक्त मंच पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजय चंद्राकर पहले मोबाइल पर सांसद सरोज पांडे को कुछ दिखा रहे हैं। उसके बाद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अजय चंद्राकर का हाथ पकड़ लिया और दोनों में हंसी ठिठोली होने लगी।
इस पर सरोज पांडे के बगल में बैठे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने चंद्राकर को रोकने की कोशिश करते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। हालांकि बाद में बीजेपी प्रवक्ता इस पर सफाई देते हुए नजर आए। नहीं, देखिए, अटल जी की कलश को आज वितरण का कार्यक्रम रखा गया था और इस तरह की ऐसी कहीं कोई बातचीत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में इस तरह की बातों को ट्विस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको भी शायद इस तरह के कार्यक्रम की जो गरिमा है और कार्यक्रम की गंभीरता को समझना चाहिए। इधर अस्थि कलश यात्राओं की वजह से पहले ही बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस को एक और मौका मिल गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता सिर्फ अटल जी के नाम का सियासी माइलेज लेना चाहते हैं। लगे हाथों जोगी कांग्रेस ने भी बीजेपी नेताओं की इस हरकत पर पार्टी नेताओं पर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में अटल जी के प्रति आदर सम्मान नहीं है। 9 वर्ष तक इन्होंने अटल जी को याद नहीं किया, उनकी फ़ोटो तक हटा दी पोस्टरों से, बैनरों से। और अब अटल जी के निधन के बाद जब चुनावों में भाजपा की नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है, तब इन्हें अटल जी के नाम का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। वही चीज़ बोलो ना कि इनका सिर्फ एक हंसी टोटली ही रह गई है। वो दिल्ली से लेकर रायपुर तक वही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। इनको जनता के बीच में जाना, दिखाना कि हम अटल जी कितने बड़े वो हैं करके। पर अंदर ये है कि जब आदमी 10 साल से भूल गया अटल जी को, आज अचानक 2 दिन से कैसे इनको इतनी याद आ रही है अटल जी की, और मंच पर बैठ के हंस रहे हैं। इसका ये प्रूफ है कि अटल जी को कितनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। श्रद्धांजलि सभा में मंत्रोच्चार के बीच मंच पर नेताओं की इस हंसी ठिठोली का राज चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी नेताओं की अटल जी के प्रति ये कैसी आस्था है जो पूजा के वक्त भी हंसी मजाक करते हैं। देवव्रत भगत, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जोगी कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी 23 अगस्त से विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा 23 से 28 अगस्त के बीच 12 विधानसभाओं में जाएगी। इस दौरान 150 से अधिक गांव कस्बों में रोड शो किया जाएगा और 40 से ज्यादा ग्राम सभाओं को जोगी का संबोधन होगा। विजय यात्रा में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता वाहनों के साथ चलेंगे और साथ ही कलाकार पंथी और सुआ नृत्य करते हुए रोड शो में रंग जमाएंगे। विजय रथ पर सवार होकर जोगी रायपुर ग्रामीण, धरसीवा, भाटापारा, आरंग, बलौदा बाजार, कसडोल, मस्तूरी, बिलासपुर, बेलतरा और कोटा समेत 12 विधानसभा में विजय यात्रा सड़क मार्ग से करेंगे। विजय रथ को महज 45 दिनों में मुंबई में तैयार किया गया है। इस विजय रथ में जोगी के लिए आपात चिकित्सा युक्त कीटाणु रहित शयन कक्ष, रोड शो के लिए विशेष पारदर्शी बैठक कक्ष और लिफ्ट से बस से ऊपर निकलने वाला विशेष स्टेज बनाया गया है। मैंने भी नाम सुना है, देखा नहीं है। मैं भी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही जोगी कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद मायने रखता है। एक और जहां इस चुनाव के जरिए पार्टी अपनी साख बचाने की कोशिश करेगी, वहीं ये चुनाव अजीत जोगी का राजनीतिक भविष्य भी तय करने वाला है। वीरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों ने जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, जिसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी अपना दांव आजमाने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को रिझाने की तैयारी में जुट गई है। पेश है रिपोर्ट। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी ने अनुसूचित जाति वर्ग के वोटरों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। बता दें कि सूबे में अनुसूचित जाति वर्ग अपनी खासी पकड़ रखता है। फैसला किया है कि तन मन धन से जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति की संख्या है वहाँ एक एक वोट चुन कर पार्टी को दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में से 10 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
लेकिन जेसीसीजे का अनुसूचित जाति की उन 25 सीटों पर फोकस है जो अपना दखल रखती हैं, जो किसी भी दल की किस्मत को बदल सकती हैं। इन 10 सीटों पर ही नहीं, लगभग 25 अन्य सीटें भी ऐसी हैं जहां डिसाइडिंग वोट अनुसूचित जाति का है। अजीत जोगी अनुसूचित जाति वर्ग के असर वाली 35 सीटों पर जीतोड़ ताकत लगा रहे हैं, जो सूबे की राजनीति की दिशा और दशा तय करती हैं। सब 35 सीटों पर पूरी ताकत लगाकर पार्टी को विजयी बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। बहरहाल आगामी विधानसभा चुनाव में ये पता चलेगा कि जोगी की ये कवायद कितना रंग लाती है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, रायपुर। बस्तर में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। करीब 100 घरों में बारिश का पानी घुस गया है, लेकिन इस सबके बीच प्रशासन हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है। देखिए रिपोर्ट। बस्तर में भारी बारिश बनी मुसीबत, लोगों के घर में घुसा पानी, खुल गई निगम की पोल, धरे रह गए प्रशासन के दावे। बस्तर में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। सड़क, मोहल्ले, मकान से लेकर गलियां तक सब के सब जलमग्न, जिधर देखो पानी ही पानी। ये नज़ारा शहर के रमैया वार्ड का है। यहाँ लगभग 300 घरों में बारिश का पानी घुस आया। कई कच्चे मकान ढह गए। लोगों को आनन फानन में सुरक्षित स्थानों में ले जाना पड़ा। बरसात होने से पहले निगम ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए दावे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन बारिश होते ही निगम की पोल खुल गई। बारिश के कहर के दौरान प्रशासन का कोई आदमी लोगों को बचाने तक नहीं पहुंचा। हम लोग खुद अपना पानी छींटते हैं, खुद मतलब पानी छींट के खुद सफाई करते हैं हम लोग। अभी तक कोई नहीं पहुंचा है? अभी तक कोई नहीं। कोई राहत शिविर में ले जाने का काम वो तो नहीं हुआ। पानी भरा ना, तो उसके बाद फिर सामने में खड़ी हो गई थी मैं। फिर मैं खड़ी रही मैं पानी में। फिर ये आवाज़ आया गिरने का, तो फिर ये लोग फिर ऐसे लोग आए और आने के बाद फिर मेरे को हाथ पकड़ के ले गए। रमैया वार्ड के लोगों का कहना है कि 2 घंटे की बारिश से वार्ड का सूरत हाल बिगड़ जाता है। शहर की गंदी नालियों के साथ ही पूरे शहर का बरसाती पानी लोगों के घरों में जमा हो जाता है। निकासी नहीं हुआ है ना, निकासी हो जाएगा तो पूरा पानी उधर से निकल जाएगा। पूरा कचरा घुस गया था, नाली का पूरा कचरा घुस गया था हमारे घर के अंदर। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से शहर का पूरा तेज बारिश होता है तो शहर का पूरा पानी हमारे वार्ड में आ जाता है। नालियों का पूरा पानी, तो उससे घरों के अंदर कम से कम 3 फीट तक पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे जान माल का तो नुकसान होता ही है। कई लोगों के 4-5 लोगों के घर गिर गए, जो कई लोग बेघर हो गए। पिछले 3 सालों से बारिश के दौरान इसी तरह की परेशानी वार्ड के लोग झेल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ड्रेनेज सिस्टम खराब होने का कारण भूमाफिया को भी मान रहे हैं। फिलहाल लोग इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश किसी तरह रुके, ताकि मौजूदा हालात से जल्द निपटा जा सके। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। डेंगू से मौत का कहर जारी है। भिलाई के एक और मरीज की डेंगू से मौत हो गई। वहीं डेंगू अब रायपुर के लोगों की भी जान लेने लगा है। डेंगू से कब तक मरते रहेंगे मरीज? भिलाई में जारी है डेंगू से मौत का कहर। डेंगू से रायपुर के भी एक शख्स की मौत। लगता है कि रायपुर नगर निगम ने काफी सोच समझकर 2 दिन पहले डेंगू को लेकर यह पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा है कि डेंगू बराबर मौत। शायद निगम को यह पता था कि हमारा सिस्टम डेंगू के मच्छरों के आगे लाचार है, उसमें इतनी कुव्वत नहीं कि वो किसी डेंगू के मरीज की जान बचा ले। तभी तो अब भिलाई के बाद रायपुर का भी एक शख्स डेंगू के चलते जिंदगी से हार गया।
गिरधर मिश्रा की मौत से नगर निगम के उस दावे की हवा निकल गई जिसमें राजधानी को डेंगू मुक्त बताया गया था। जो CMHO के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें रायपुर शहर को डेंगू मुक्त शहर की बात उन्होंने कही है। उधर डेंगू की वजह से बुधवार को भिलाई के 26वें मरीज की मौत हो गई। 20 साल के करण यादव नाम के शख्स को इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के दावे और वादे अब बेमानी लगने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में इसको हमने व्यापक रूप से सभी क्षेत्रों को और अलर्ट किया है। सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। ब्लड टेस्ट के लिए सभी जगह उपलब्ध जितने संसाधन है उसको झोंकने का काम किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो कार्रवाई अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने की काफ़ी हुई है। अब धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ को चिन्हांकित करके सभी केंद्रों में इसको विस्तार करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अब जितने मेजर किए गए हैं उसका असर अच्छे से दिखेगा। सवाल है कि जब सबको पता था कि बारिश के बाद डेंगू के मच्छर कहर बरपाना शुरू कर देते हैं तो फिर पहले से ही पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, जिससे मरीजों को मौत के मुंह में जाने से रोका जा सकता था। और डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू के कई मरीजों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो देरी से अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको डेंगू हो चुका है और वो ऐसे वैसे ही दवाइयाँ खा लेते हैं जो काफ़ी खतरनाक होती है। ऐसे में क्या है डेंगू के लक्षण और कैसे इससे बचा जा सकता है, अब आप ये जान लीजिए। अगर सावधानी नहीं बरती तो आप भी डेंगू का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि डेंगू के मच्छर तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर डेंगू के लक्षण क्या क्या हैं। ठंड लगने के बाद अचानक तेज बुखार चढ़ना, सिर मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख ना लगना, जी मितलाना और मुंह का स्वाद खराब होना, गले में हल्का हल्का दर्द होना, शरीर खासकर चेहरे, गर्दन और छाती पर लाल गुलाबी रंग के रैशेज होना। डॉक्टरों के मुताबिक इसके अलावा भी डेंगू के कुछ और लक्षण हैं जिनके नजर आते ही मरीज को फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होना, बॉडी में पानी की कमी होना, आपके मोशन ब्लैक मोशंस होना, या दांत से या नाक से खून आना, या आपके लाल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स आपकी स्किन त्वचा में जो है लाल कलर हो जाना, ये जो है ये, या आपके सांस फूलना या पेट में दर्द होना, ये जो वार्निंग साइंस है आपको इस पर गौर करना चाहिए। अगर इसमें से आपको कुछ भी आपको शिकायत है तो आपको तुरंत से तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। मगर सवाल है कि आखिर ऐसा क्या उपाय करें कि आप डेंगू से बचे रहें। तो उसके लिए डेंगू से बचने के बेहद कारगर उपाय जान लीजिए। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छी नींद लें। नाक के अंदर की तरफ सरसों का तेल लगाकर रखें। खाने में हल्दी का इस्तेमाल ज्यादा करें। 8-10 तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ मिलाकर लें। विटामिन सी से भरपूर चीजों का ज्यादा सेवन करें। डॉक्टर डेंगू से बचाव के कुछ और उपाय भी बताते हैं जिन्हें आपको गौर से सुनना चाहिए। पानी पीते रहें, खूब ज़्यादा पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। और इसके साथ में पैरासीटामोल की टैबलेट खाना है जब भी बुखार आए तब। यहाँ एक चीज़ ज़रूरी है कि कोई भी पेन किलर, क्योंकि डेंगू की एक समस्या, एक प्रॉब्लम ये भी है कि बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो कई लोग पेन किलर लेना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी एक एडवाइस है लोगों से कि पेन किलर कोई भी बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ना ले, क्योंकि ये डेंगू के फीवर के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है और सिचुएशंस बिगड़ सकती हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं उसमें बेहतर यही होगा कि आप एहतियात बरतें और डेंगू के डंक से बचे रहें। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब आपको लिए चलते हैं आदिवासी बाहुल्य बलरामपुर जिले में, जहां एक गांव में लोग देवता के डर से नहीं बसना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। ये है बलरामपुर जिले का मोतीनगर गांव। यहाँ लगभग सभी जाति के लोग बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ बस नहीं पाए तो उरांव समाज के लोगों का कहना है कि मोतीनगर के इस गांव में उरांव समाज के लोगों पर एक देवता का श्राप है।
जब यहाँ उरांव समाज के पूर्वज बसते थे तो वो हमेशा अच्छी फसल होने के लिए एक देवता की पूजा करते थे। देवता देते भी थे, लेकिन एक दिन देवता ने समाज के लोगों से 2 गोड़ वाले एक जीव की मांग कर डाली। लोगों ने इसे अनसुना कर दिया। फिर क्या था, देवता क्रोधित हो गए और उनको गांव में कभी ना रहने का श्राप दे दिया। ग्राम पंचायत जिरहुल का मोती नगर एक राजस्व गांव है और समृद्ध गांव है। वहाँ पे आपको 12 मासी आपको साग सब्जी सभी मिलेगा, पूरा गांव से लगा है, समृद्ध गांव है। वहाँ पे उरांव जाति के लोग नहीं रहते हैं। जब से मैं हूँ 2010 से अभी तक वहाँ पे कोई नहीं बसता है। समाज के मुखिया दीवान भी यही मानते हैं। गांव में जो भी उरांव समाज का बाशिंदा रहता, या तो वो अक्सर परेशान रहता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए यहाँ के लोग पलायन कर दूसरे गांवों में घर बसाने लगे। देवता जो है पहले के ज़माने में साक्षात रूप में आते थे। उन्होंने आया और बोला कि आपने जो मांगा था उसको हमने पूरा किया है और आप पूरा नहीं किए हमारा मनौती को, इसलिए आपको यहाँ हम बसने नहीं देंगे। ऐसे करके वहाँ से जो है उसको भगा दिया गया। और वहाँ जब बसने लगे, उस घर के लोग नहीं भागने लगे, तो कुछ ना कुछ लोग साल में 1.5 साल में एक नायक जो है कि उसको जो है मौत हो जाता था। हालांकि विज्ञान के इस युग में इस तरह की बातें महज अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं। जरूरत है आदिवासियों को बेहतर शिक्षा की, जिससे उनका समसामयिक विकास हो पाए। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18, बलरामपुर। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं hindinews18.com/छत्तीसगढ़। हमारा फेसबुक पेज है /news18cg, ट्विटर हैंडल है @news18cg और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।